हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 1 दी ग्रैंड मदर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। बच्चा लोग, प्रीवियस वीडियो में जो है हम ऑलरेडी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। सो अगर कुछ भी मिस हो गया हो, डोंट यू गाइस वरी, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से जाके आप सभी क्लास 9 के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो या कॉम्पोजिशन हो, सब कुछ करवाऊंगी मैं। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी फटाफट से टेल यू कि भाई हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं डिटेल्ड नोट्स एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए। यानी आपको जो नोट्स बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी सारी किताबें लेनी पड़ती हैं, आप सिर्फ हमारे नोट्स से ही पढ़ सकते हैं, पूरी बढ़िया सी तैयारी हो जाएगी। सो नोट्स की लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड ऑलवेज कीप अ स्मॉल नोटबुक विद यू। मैं शुरुआत से ही बता चुकी हूँ, जब से हमने ये सेशन यानी ये पूरा 9 का कोर्स स्टार्ट किया है, कि एक छोटी सी इंग्लिश की नोटबुक रखो। वाई इट हैज अ रीजन बिहाइंड इट, लाइक यानी एंड टाइम में जो है ना तुम लोग को भगना नहीं पड़े, बिकॉज देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, इजंट इट। तो चलिए, नाउ फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए हमने पेज नंबर भी डाल दिया है। सो कम टू पेज नंबर 87 ऑफ योर बुक्स, पैनोरमा पार्ट 1। नाउ इन दिस पेज आपको दिख रहा होगा कि पोम के बीच में ही एक ऐसे बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज राइट T for true and F for false statements। ट्रू एंड फॉल्स है, यानी सही स्टेटमेंट तो ट्रू, गलत तो फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू द पोम अपन आंसर करेंगे। एंड अगेन, तैयारी मैं कैसे कराती हूँ, सब कुछ थाली में परोस के अपन को नहीं रखना है। क्यों देख रहे हो ये वीडियो? आंसर्स के लिए नहीं, टू गेट प्रिपेयर्ड, क्योंकि आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? सही बात है। तो कैसे प्रिपेयर करोगे? पेंसिल लो, क्विकली से खुद सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर ओवर है, सो दैट यू नो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है इस पर्टिकुलर पोम की। क्वेश्चन नंबर 1, The speaker sees his grandmother from 2 miles away। जो स्पीकर है यानी जो पोएट है, अपनी ग्रैंडमा को 2 मील दूर से देखते थे। तो अगर किसी को याद हो, कविता पोम पढ़ाते टाइम ही मैंने बताया था कि डिटेल याद रखना बेटा, 2 माइल्स नहीं था, अ माइल अवे। अ का मतलब क्या होता है? 1। तो यानी दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये छोटी छोटी देखो डिटेल्स बदल देते हैं, तो ये हमको अच्छे से याद रखनी है। नंबर 2, द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वॉज रेड। ग्रैंडमा ने जो स्कार्फ पहना था वो लाल रंग का था? बिल्कुल नहीं भाई। वो कौन से कलर का था? इट वॉज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का था। तो यानी ये आंसर भी हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स। एंड उसके बाद ये भी कोशिश करना कि तुम सही आंसर याद रखो, ठीक है? पर्पल स्कार्फ। नंबर 3, द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट। याद रखिए, पोएट कहते हैं कि ग्रैंडमा जो है एक पर्पल स्कार्फ और हाथ में शॉपिंग बैग लिए चल रही थी। एंड पोम में क्लियरली उस शॉपिंग बैग का मटेरियल भी दिया था, ये जूट का नहीं बना था बेटा। किसका था शॉपिंग बैग? इट वाज ऑफ प्लास्टिक। यानी जैसे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में यूजुअली वेजिटेबल, सब्जी वगैरह लाते हैं ना, वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, पोम में दिया था क्लियरली, तो क्या होगा? ये प्लास्टिक। तो यानी आंसर इज फॉल्स। नंबर 4, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। पोएट को अपने सर पे जैसे हाथ फेरते हुए हाथ महसूस हुए, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 5, द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर टू हॉट। उनके हाथ जो है बहुत गर्म थे, इट इज फॉल्स। भाई गर्म नहीं थे, ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म नहीं थे, वार्म थे। वार्म का बेसिकली मतलब होता है एक बहुत ही बोलते हैं ना लविंग और अफेक्शनेट एहसास। तो बहुत गर्म नहीं थे बट वार्म थे, सो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन 6, हर हैंड्स वर वार्म विद स्मेल ऑफ रूट्स। उनके हाथ जो थे वार्म थे विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और उनसे रूट्स की स्मेल आती है। तो यानी दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब यहाँ पे स्मेल ऑफ रूट से 2 मतलब है कि या तो हो सकता है जो ग्रैंडमा है वो गार्डनिंग करती हैं, तो गार्डनिंग में यूजुअली होता है ना सॉइल से जो है बहुत ज़्यादा आप कोई काम करो तो आपके हाथ से वही स्मेल आती है, तो या तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब स्मेल ऑफ फ्रूट से होता है हमारी जड़ें, यानी हमारी फैमिली की सारी जो है पुरानी मीठी यादें उन्हें याद आती हैं। नंबर 7, अ वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। वॉइस माउंटेन से नहीं आ रही थी, वॉइस जो है रॉक से आ रही थी। पोएट कहते हैं कि अगर कोई वॉइस बिहाइंड द रॉक, किसी पत्थर के पीछे से भी आ रही हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरी ग्रैंडमा की वॉइस है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 87 itself. दिस इज फिल इन दी ब्लैंक्स. नाउ पोम में कुछ वर्ड्स हैं जो इन्होंने खा लिए हैं, आपको इन वर्ड्स को जो है फिल करना है. फिल इन दी ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोम. नंबर 1, इफ आई
were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. If I felt hands on my head, I would know that those were her hands. If I heard a voice coming from a rock, I would know her words would flow. तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं पड़ा, बस कॉपी करके पेस्ट करना है तुमको, जहाँ पोम दी है उसके वर्ड्स यहाँ पे फिलअप करने हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. एंड पता है इससे बढ़िया चीज़ क्यों होती है, मैं हर एक चीज़ क्यों कवर करा रही हूँ जानबूझ के कि भाई ये तो बच्चों वाली चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपरेशन होगी बेटा. अब तुम पोएम को बैठ के रटोगे तो नहीं, बट इफ़ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जैसा होता है अगर हम किसी चीज़ के बहुत प्रश्न लगा लें, जब तुम बड़े होकर कॉम्पिटिटिव वगैरह दोगे, यहाँ भी कोई ओलंपियाड देता हो तो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, कितने सॉल्व करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं. सिमिलरली हाउ टू स्टडी इंग्लिश, डोंट मग अप, रटना नहीं है अपने को, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली जो है पोएम याद हो जाएगी. ठीक है, चलिए. नाउ कमिंग 87 पे ही, सेम पेज नंबर पे ही तुमको बॉक्स में क्वेश्चन आंसर ब्रीफली दिया होगा. ना ब्रीफली मीन्स तुम्हें जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम इन 1 मार्क 2 मार्क, तो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है. सो ओवर है क्वेश्चन नंबर 1 सेज, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंडमदर. कितनी दूरी से जो है पोएट अपनी ग्रैंड माँ को रिकॉग्नाइज यानी पहचान पाता है. So he recognizes his grandmother from a mile away. 1 मील की दूरी से. अब माइल को तुम खुद से बेटा किलोमीटर मत कर देना कृपया करके, जैसी लाइंस पोएम में दी हैं वैसी ही लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि माइल और किलोमीटर में भी डिफरेंस होता है. सो माइल ही लिख के आना, जैसी लाइन पोएम में वैसी अपन लिखेंगे. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2. What is the color of grandmother's scarf? ग्रैंडमा जी जो स्कार्फ पहना है उसका कलर क्या है? ओके, नो वरीज, हो जाता है कभी आवाज ऊपर नीचे. चलिए, द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर स्कार्फ इज पर्पल. ग्रैंड माँ के स्कार्फ का कलर क्या है? पर्पल है. तो ये कलर तो हमें याद ही रहेगा बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ. शॉपिंग बैग जो है किस मटेरियल से बना है? तो शॉपिंग बैग जो है किसका बना था? क्लियरली हमने मटेरियल डिस्कस कर लिया है, प्लास्टिक का था भाई. सो द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक. तो यूजुअली ये वाले क्वेश्चन 1-1 मार्क में आ सकते हैं ना, या फिर आपको फिलअप्स में आ सकते हैं. चलिए, coming to question number 4. What are the 2 things in first 8 lines which the speaker associates with his grandmother? ये पहला क्वेश्चन है, या फिर और होता है ना कभी कभी ऑप्शन में आता है क्वेश्चन बदल के. So what helps the speaker to recognize his grandmother from a mile? Name 2 identifying marks that the poet has mentioned in the poem. तो यानी आपको क्या बताना है कि आपको 2 ऐसी चीज बतानी है शुरुआत की 8 लाइनों में जो पोएट अपनी ग्रैंडमदर से एसोसिएट करता है. एसोसिएट करता है का मतलब क्या है? उनके अपीयरेंस के बारे में कुछ तो बताया होगा कि वो किस टाइप से घूमती है. एक तो पहले बताया 1 मील दूर से पहचान जाऊंगा, लेकिन इसमें ग्रैंडमदर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला. लेकिन आगे जो लाइन आती है उसमें पोएट ने बताया था कि वो उनकी ग्रैंडमा क्या पहनती है और उनके हाथ में क्या है. सो अगर क्वेश्चन ये आए या ये आए तो आंसर आपका क्या रहेगा? द स्पीकर एसोसिएट्स हिज ग्रैंडमदर विद पर्पल स्कार्फ एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग. तो ये मेन चीज उसने बताई है कि ग्रैंडमा जो है पर्पल कलर का स्कार्फ और उनके हाथ में एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग होगा. तो कहीं भी किसी टाइप ऐसा क्वेश्चन आए या क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देते हैं तो तुमको पता है कि इन 2 चीजों से पोएट ने अपनी ग्रैंडमा को एसोसिएट किया है. क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े भाई, आ जाओ. क्वेश्चन 5. In the poem, the poet feels the tender touch of his grandmother. Explain the lines. कविता में पोएट जो है अपनी ग्रैंडमा का टेंडर टच यानी सर पे हाथ फेरने वाला जो बात थी ना, वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. The poet feels the tender touch of his grandmother with her warm and damp hands, which feel like smell of roots. तो क्लियरली आपको बताना है कि उन्होंने पोएम में किस तरह की लाइनें यूज की थी. warm and damp hands. तो यूजुअली जो ओल्ड लोग होते हैं उनके हाथ काफ़ी गर्म से होते हैं और काफ़ी बोलते हैं हल्के से वेट टाइप यानी बोलते हैं एक सॉफ्टनेस की फीलिंग आती है. तो वही बताया. एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनके हाथ से जो है स्मेल ऑफ रूट्स भी आती हैं. सो विच इज पॉसिबल दैट शी मस्ट बी डूइंग सम गार्डनिंग. ओके, चलिए. क्वेश्चन 6, फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग. आवाज कहाँ से आ रही थी? सो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अ रॉक, एक पत्थर के पीछे से. क्वेश्चन 7, वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट. यानी ग्रैंडमा की कही हुई बातें पोएट के कहाँ अंदर बहती हैं, कहाँ फ्लो कर रही थी. सो द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इनसाइड द पोएट. पोएट के अंदर यानी उसके दिल के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके दिमाग के अंदर फ्लो कर रही थी. ठीक है. नाउ कमिंग टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ब्रीफली वाले खत्म होते हैं. नाउ दीज आर दोस क्वेश्चंस जो आपको यूजुअली पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स और आइदर
5 मार्क्स के क्वेश्चंस में विच आर सुपर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी है, डिटेल्ड आंसर लिखने हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द पर्पल स्कार्फ and the plastic shopping bag suggest the social possession of the speaker, explain। now ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि मान लो एक ग्रैंडमा है जो कि एक सिंपल सा पर्पल कलर का स्कार्फ और हाथ में एक शॉपिंग का बैग प्लास्टिक का लिए हुई हैं। तो इससे सोशल पोजीशन यानी किस टाइप की फैमिली लग रही है तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली है, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है। तो इस टाइप से तुम्हें बताना है। तो हम एक आइडिया ले सकते हैं। अब यूजुअली मिडिल क्लास फैमिलीज हम मान सकते हैं, ग्रैंड माँ हुई, दादी माँ हुई, बाजार में सब्जी वगैरह लेने गई हैं या कुछ लेने गई हैं, तो हाथ में एक सिंपल सा प्लास्टिक का बैग है। सो इसीलिए हम इनको जो है मिडिल क्लास फैमिली की कैटेगरी में डालेंगे एंड इस टाइप से अपना आंसर फॉर्म करेंगे। कैसे, देखिए। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट हिज ग्रैंडमदर wears a purple scarf and carries a plastic shopping bag with her. That gives us an idea to know that she is of a middle class family and usually goes to market for shopping. तो ये बताता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है एंड शॉपिंग करने के लिए यूजुअली पास वाले मार्केट में वो जाती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। How does the poet express the close and emotional relationship with his grandmother discuss? Now this is a good question. आपको बताना है कि पूरी पोएम में पोएट ने अपना और उनकी ग्रैंडमा का एक जो क्लोज रिलेशनशिप, जो बॉन्ड है, वो किस तरह से डिस्क्राइब किया है। सो द आंसर इज द पोएट्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर was close that he could feel her presence even from a mile away। यानी उनका रिश्ता इतना गहरा था कि 1 मील की दूरी से भी पोएट जो है अपनी ग्रैंडमा को पहचान जाते थे। He was also able to recognize her hands on his head। और यानी जब वो उनके सर पे हाथ फेरती थी तो वो पहचान जाते थे कि ये उनकी ग्रैंडमा के हाथ हैं। So the image of his grandmother is everywhere and it is due to the emotional relationship between the two। तो उनकी ग्रैंडमा की छवि जो है उन्हें हर जगह दिखती है, जो क्लियरली बताता है कि दोनों के बीच का जो आपसी संबंध है वो बहुत ही गहरा है। ऑलराइट, एंड अगेन इन आंसर्स यहाँ पे आइडिया होते हैं। आई नो सबकी अपनी क्रिएटिविटी है। सो इफ यू फील कि हमें लगता है हम 1-2 लाइंस और ऐड कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। ये सब जो ये बस एक आइडिया है, तुमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुम अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखा सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। वी ऑल नो पोएम में ये लाइंस यूज की गई हैं कि ग्रैंडमा के जो हाथ हैं दे स्मेल ऑफ, लाइक उनके हाथों से जो है स्मेल ऑफ फ्रूट्स आती है बेसिकली। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? सो द पोएट हैज यूज्ड हियर रूट्स दैट इज वेरी सजेस्टिव। It is thought that some kinds of plants are grown in grandmother's garden and she must have done the gardening। तो इसका एक हम ये आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि होते हैं यूजुअली ओल्ड लोगों को जो है गार्डनिंग वगैरह का भी काफ़ी शौक होता है, तो उन्होंने गार्डनिंग करी होगी। एंड गार्डनिंग में क्या होता है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जड़ें होती हैं प्लांट्स की। तो आप कभी कोई काम रेपिटेडली करो ना तो आपके हाथ से वो स्मेल आने लगती है। मान लो तुम प्याज काट रहे होगे तो तुम कितना भी बाद में हैंड वॉश करो, कहीं ना कहीं एक वो ना अनियन का स्मेल आता है। सो वैसे ही सिमिलरली अगर ग्रैंडमा गार्डनिंग कर रही होंगी तो उनके हाथों से जो है स्मेल ऑफ रूट्स आती है। सो व्हेन शी टचेस द पोएट्स हेड विद हर हैंड इट स्मेल्स लाइक द रूट। एंड फिर वो जो है पोएट का जब सर छूती हैं या फिर उनको जो है ऐसे सहलाती हैं तब उन्हें जो है ये स्मेल आती है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Why does the speaker say a voice coming from a rock? When does a voice come from a rock? Have you experienced your sound coming back to you? Now this is a good question जिसका लास्ट पार्ट आपको आंसर करना है। कभी भी किसी क्वेश्चन में बच्चों याद रखना कि अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हो, जैसे है तो ये एक क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे पार्ट्स अलग अलग है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। सो ऑलवेज रिमेंबर टू आंसर बोथ द पार्ट्स। एंड दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको अपनी आवाज कभी वापस आई है, जिसे हम एको भी कहते हैं। तो अगर आई हो तो ये आंसर खुद फॉर्मुलेट करके अपन लिखेंगे। सो हियर्स द आंसर। आई थिंक द पोएट्स ग्रैंडमदर इज डेड। ही हियर्स हर इकोज ओनली। ही हैज बिकम इमोशनल, therefore he hears his grandmother's voice in the surrounding। तो हम कहीं ना कहीं देखो आई थिंक लिखा है, आई थिंक लिखो या फिर यू कैन राइट, अगर अपनी राय जब देते हो तो आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो। कैसे? इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, क्योंकि भाई हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन हम क्या करें, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है उनकी ग्रैंडमा नहीं रही, इसलिए उनकी जो है पूरी छवि, उनकी बातें उनके दिलो दिमाग में घूम रही हैं और उनकी आवाज की गूंज भी वो अभी तक सुन पा रहे हैं। तो गूंज इज बेसिकली एको। He has become emotional, therefore he hears his grandmother's voice in the surrounding।
When a person speaks before a high mountain, the voice comes back to him, which is an echo. तो echo के बारे में भी हम बताते हैं, जो पोएट इसमें बता रहे हैं कि उनकी वापस जो है आवाज उन्हें आ रही है. It gives an impression that it is actually coming from the rocks. और ऐसा लगता है कि आवाज जो है पत्थरों से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. किसी इंसान ने आवाज बोली है, फिर वो बाउंस होके माउंटेन से वापस आती है या कोई भी बड़े स्ट्रक्चर से. I have experienced this many times. So clearly मैंने बताया है कि मैंने जो है ये चीज़ काफ़ी बार एक्सपीरियंस करी है, which is absolutely true. तो आप लोगों ने भी अभी करी हो कभी तो एक्सपीरियंस बताना अपने इसमें, ठीक है. चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ अ गुड क्वेश्चन. अगेन जो गुड क्वेश्चन मैं बताऊँ उनको ज़रूर स्टार मार्क कर लेंगे अपन. What does sleeping fire suggest in the poem? Explain. याद कीजिए, पोएम में शब्द यूज करे गए थे एंडिंग की कुछ लाइंस में. स्लीपिंग फायर, सोती हुई आग, और उस सोती हुई आग को कौन जगाता था? पोएट्स की ग्रैंड माँ के वर्ड्स. सो यहाँ पे आपको वही पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है. Here, sleeping fire suggests the sleeping attitude and energy of the poet that is now asleep. यानी हेयर का मतलब है कि अगर हम इस पोएम की बात करें, पर्टिकुलर कविता की बात करें, तो यहाँ पे वैसे तो स्लीपिंग फायर क्या होता है, तुम बॉन फायर वगैरह लकड़ियां जलाते हो तो फायर बुझ जाती है, कम हो जाती है, वो स्लीपिंग फायर है. लेकिन पोएम में स्लीपिंग फायर का मतलब क्या है? इट सजेस्ट स्लीपिंग एटीट्यूड, या पोएट की जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो सो रहा है, अभी अस्लीप है. When the voice of his grandmother flows inside his mind and heart, जब उनकी ग्रैंडमा की आवाज उनके दिलो दिमाग में वो याद करते हैं और वो गूंजती है, he once again begins to work energetically. वो फिर से जो है he is back to life, उनको मोटिवेशन मिल जाता है जीवन जीने का. एक बोलते हैं ना, सबके लिए कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो इस कहानी में उनकी ग्रैंडमा ही, उनकी ग्रैंडमा की कही हुई बातें उनकी प्रेरणा थी. ओके, क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर दिया याद से. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 6 पे. What are stirring ashes in the poem? Explain. तो इसी लाइन के आगे वही आता है कि जो ग्रैंडमा के वर्ड्स हैं, those are like stirring ashes. तो स्टीयरिंग एशेस का भी मतलब क्या हुआ? आग जो बुझ जाती है यूजुअली, तो उसमें जो है तुम हल्की सी ऐसे ऐसे हवा करो तो एशेस निकल के आते हैं ना, स्टिर करके, मतलब तुम धुआं हटा दो, वहाँ से गंदगी हटा दो एशेस की, तो फिर से आग उठने लगती है. तो यही एक्सप्लेनेशन हमें देना है. स्टीयरिंग एशेस मीन्स फ्लोइंग आउट द डस्ट, यानी एशेस फ्रॉम द मेमोरी, so that the fire of the old and good memories reappear and one can feel the warmth of that sleeping fire being reignited. यानी stirring ashes मतलब flowing out the dust. अब dust यानी यहाँ पे ashes from the memory, यानी दिमाग से जो है, जो आप बोलते हो ना कि एक आलस बैठ जाता है या जो है जीवन के दुख बैठ जाते हैं, तो उनको हटा के अच्छी पुरानी यादें ताज़ा करना, मोटिवेशन फिर से लाना, और वो जो स्लीपिंग फायर है, जो सोई हुई आग है, री इग्नाइट करना. री इग्नाइट मतलब क्या होता है? फिर से जलाना. री इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब होता है, देखो बेटा, इग्नाइट का मतलब होता है टू बर्न, है ना, जलाना, और री इग्नाइट का मतलब होता है फिर से जलाना, यानी उस सोती हुई आग को फिर से जला दिया. तो ये कुछ गुड वर्ड्स हैं जो आपको अपनी वोकैबुलरी में रखनी चाहिए, बिकॉज नाउ अगेन यू गाइज आर इन क्लास 9, तो बेसिक वर्ड्स की जगह थोड़े अच्छे वर्ड्स आप जरूर यूज करेंगे, ठीक है? तो आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. डन है? क्लियर है? आगे बढ़े. चलिए भाई, परमिशन है, आगे बढ़ जाते हैं. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. Her words would flow inside me shows the poet's intense closeness with his grandmother. Comment on the speaker's relationship with his grandmother. Intense closeness यानी ये her words would flow inside me, यानी उनकी बातें मेरे अंदर बहती हैं, जो कि क्लियरली दिखाता है कि उसका कितना गहरा रिश्ता था. तो इस रिश्ते को ग्रैंडमा के साथ जो है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए. The expression her words would flow inside me shows the poet's intense closeness with his grandmother. The poet is closely related to his grandmother. Though she is a mile away from him, he feels as if she were near anywhere. Her purple scarf and shopping bag show the closeness and intimation of the poet with his grandmother. Okay, moving on to question number 8. देखो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट यही है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जब तुम कवर करोगे ना, तो एग्जाम में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन है अपन आंसर बिल्कुल दे पाएंगे. Question 8. The speaker has shown his intimate relationship with his grandmother using all his 5 senses. How and explain. Now this is a good question. ये पोएम का explanation वीडियो अगर किसी ने अच्छे से देखा हो तो मैंने तब भी बताया था कि पोएट जो है अपने 5 सेंसेस यानी इंद्रियां जो होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच फील कर सकते हैं. तो सिमिलरली पोएट ने अपनी पोएम में 5 सेंसेस का यूज करते हुए बताया है कि किस तरह से वो अपनी ग्रैंडमा से रिलेटेड था.
तो इस बात को अपन को एक्सप्लेन करना है। इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द कलर ऑफ हिज ग्रैंडमदर्स स्कार्फ, द स्मेल ऑफ हर हैंड्स, the warmth of her hands and how her hands felt. By making use of his senses, he describes his grandmother very accurately and aptly, thus showing the depth of his feelings for his grandmother. अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। आप जो है अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी आता है आपको मान लो, तो आपको क्या करना है, पोम में जो लाइन्स दी है जैसे सीज हर फ्रॉम अ माइल अवे, यानी इतनी दूरी से वो उनको पहचानने लगे, हाथ की वार्मथ है, ये क्या बताता है कि टच का जो सेंस है पोएट समझ पाया, उनकी आवाज़ रॉक से भी आती है यानी हियरिंग का जो सेंस है वो समझ पाए, ठीक है, उनके हैंड से जो है स्मेल ऑफ फ्रूट्स है यानी स्मेल वाला सेंस भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस भी आप मेंशन कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है तो। क्लियर है? चलिए नाउ यहाँ पे खत्म होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आपकी बुक में आगे ही कॉम्पोजिशन दिया होगा। अब कॉम्पोजिशन बेसिकली बेटा होते हैं राइटिंग स्किल्स, जिन्हें मैं अलग से तो कवर करूंगी, लेकिन आई ऑलवेज स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक की। जितनी भी बुक में चीज़ें हैं ना, सबसे पहले उनको पूरा खत्म किया करो। तो बुक में अगर कॉम्पोजिशन दिया है तो हो सकता है सेम क्वेश्चन तुमको उठा के डाल दे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन है Write a letter to your grandmother expressing your deep love to her. यहाँ पे आपको अपनी ग्रैंड माँ, चाहे दादी हो या नानी हो, उनको एक खत लिखना है अपना प्यार उनको जताते हुए। Now again, लेटर हमें पता है दो तरह के होते हैं। Over here, you have to write a letter to your grandmother, which means ये किस टाइप का लेटर है? इनफॉर्मल। जब भी हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने किसी क्लोज इंसान को लिखते हैं तो इनफॉर्मल, यानी बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। एंड इसका भी हमें पता है एक फॉर्मेट होता है। सो आइए लेटर का एग्जाम्पल देखते हैं। आप चाहें तो बॉडी जो है लेटर की अपने हिसाब से बिल्कुल फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम जो पलक मैम ने लिखा है। मैं बस क्या बताना चाहती हूँ, तुमको फॉर्मेट सही से देख लो और एक आइडिया ले लो कि किस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा। फिर उसके बाद यहाँ जब मैंने डैश बनाया है, इसका मतलब है एक लाइन छोड़नी है अपने को, ठीक है। लाइन छोड़ना भी याद रखना। फिर डेट लिखो। डेट कैसे फॉर्मेट में लिखोगे? ओपन फॉर्मेट में। ओपन फॉर्मेट यानी तुम ऐसे करके डेट नहीं लिखोगे, ठीक है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंग्लिश में कोई भी राइटिंग स्किल, डोंट राइट डेट लाइक दिस, यू हैव टू राइट पूरा लिखो 5 अप्रैल 2023। फिर उसके बाद एक और लाइन छोड़नी है। फिर आप दोगे डियर ग्रैंडमा, या जिस तरह से आप उनको बुलाते हो, डियर दादी, डियर नानी, है ना, ऐसे लिखना। एंड देन बिगिन दी लेटर। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करती हूँ ये खत जो है आपको अच्छी हेल्थ में पाएगा, यानी आप चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आई एम डूइंग वेल एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग ऑल योर मेडिसिन ऑन टाइम। मैं ठीक हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आप अपनी सारी दवाइयाँ जो है टाइम पे ले रहे हो। लेटली आई हैव बीन मिसिंग योर कंपनी एंड थॉट ऑफ राइटिंग टू यू। लेटली यानी काफ़ी टाइम से जो है मैं आपकी कमी जो है, आपकी कंपनी, आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जो है एक लेटर लिखूँ। राइटिंग टू यू यानी एक लेटर लिखना। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। I wish I could have you make me all my favorite dishes and we could share different stories while we enjoyed our lunch। तो कहती है मैं विश कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं आपके साथ सारी फेवरेट डिशेस आपसे बनवाऊँ, है ना। आप होता है ना, दादी नानी कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनाती हैं कि उनके ही हाथ से खाने में मज़ा आता है। तो काश मैं आपसे डिशेस बनाती, हम अलग अलग स्टोरीज शेयर करते जब हम अपना लंच खाएं। तो देन लास्ट में जो है आप एक कंक्लूडिंग लाइन से कह सकते हैं, I have made up my mind that as soon as my vacation start, I shall accompany my mother to come and visit you। तो मैंने अपना मन बना लिया है। Made up my mind यानी मन बनाना, कि जैसे ही मेरी वेकेशन, मेरी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं, I will accompany my mother। accompany यानी मम्मी के साथ जो है मैं बिल्कुल आऊँगी और आपसे मिलूंगी। Till then keep well। तब तक के लिए आप जो है अच्छा रहिए, अपना स्वास्थ्य सही रखिए। Then लास्ट में आप लिखेंगे yours lovingly, जो भी आपका नाम है, चिंकू या टिंकू पिंकू, जो भी लिखना है, ठीक है। आई होप द लेटर इज सुपर क्लियर। किस टाइप से हमें एंड और बिगिन करना है, ये सब चीज़ें याद रखो। बाकी बॉडी तो आई थिंक आप लोग खुद ही बहुत अच्छी लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड पोएम नंबर 1 द ग्रैंड मदर के क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको काफ़ी जो है टिप्स मिली होंगी यहाँ से। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड क्लास 9th के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी ऑल्सो क्विकली टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, जिसका ये मतलब नहीं है कि भाई क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है। सभी एक्सपर्ट टीचर्स हैं
एंड फ्री एजुकेशन मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 वीडियोस देखो तो आपको किसी भी तरह का बोले चार्ज दे दो, सब्सक्रिप्शन ले लो, नथिंग, ऑल द वीडियोस आर फ्री ओनली एंड ओनली फॉर यू गाइस। ये पूरा क्लास 9 का कोर्स भी जो हमारा चल रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, यानी सभी चैप्टर्स, सभी पोएम्स बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज हैं ओनली फॉर यू गाइस। वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दी सेशन, आई नो आप सब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं होंगे, सो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं मिलती रहें। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोएम के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।